नमस्कार। आज हम शरीर की एक बहुत ही बुनियादी प्रक्रिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं, सांस लेना और उससे ऊर्जा बनाना। बिल्कुल। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बिना जीवन संभव नहीं। हम देखेंगे कि ये सब होता कैसे है एकदम कोशिका के स्तर तक। हमारे पास कुछ सामान्य विज्ञान के दस्तावेज हैं, तो मकसद है इस पूरी प्रक्रिया को क्रेब्स साइकिल से लेकर सांस की बीमारियों तक सरल भाषा में समझना। हाँ, और इसमें सांस लेने यानी ब्रीदिंग और असल श्वसन यानी रेस्पिरेशन, इनके बीच का जो फर्क है वो समझना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊर्जा बनती कहाँ है असल में? मतलब खाना पचने के बाद? देखिए, असली ऊर्जा रिलीज होती है कोशिका के अंदर एक खास जगह पर जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ, पावर हाउस ऑफ द सेल। बिल्कुल। और इसी माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है क्रेब्स साइकिल। इसे साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। क्रेब्स साइकिल, नाम तो सुना है। ये करती क्या है? ये एक कह सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन की श्रृंखला है। इसमें भोजन से मिले छोटे छोटे अणु टूटते हैं और उनसे एटीपी बनती है। एटीपी? हाँ, एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये समझिए कोशिका की एनर्जी करेंसी है। इसी से शरीर अपने सारे काम करता है। अच्छा, तो ये क्रेब्स साइकिल ही मुख्य स्रोत है एटीपी बनाने का? जी हाँ, इसका नाम इसके खोजकर्ता हैंस क्रेब्स के नाम पर है। ठीक है। और शरीर जब इस ऊर्जा का इस्तेमाल करता है तो वो किन चीजों को पहले तोड़ता है? दस्तावेज बताते हैं एक क्रम है। हाँ, बिल्कुल एक क्रम है। शरीर बड़ा समझदार है। वो सबसे पहले सबसे आसानी से मिलने वाले ईंधन को जलाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे रोटी, चावल, चीनी। बिल्कुल। जब कार्बोहाइड्रेट्स कम पड़ने लगते हैं तब वो जमा की हुई चर्बी मतलब फैट का इस्तेमाल शुरू करता है। अच्छा, तो फैट दूसरे नंबर पर है? हाँ, और प्रोटीन का नंबर तो बहुत बाद में आता है। आमतौर पर तब जब शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा ना मिले, जैसे बहुत ज्यादा उपवास में या किसी बीमारी में। इसी को शायद कैटाबॉलिज्म कहते हैं, चीजों का टूटना। एकदम सही। कैटाबॉलिज्म यानी ऊर्जा के लिए शरीर के ऊतकों का टूटना, और यही वजन कम होने से भी जुड़ा है। ये जानना तो बड़ा दिलचस्प है। अब एक और बात पर आते हैं जो अक्सर कंफ्यूज करती है। सांस लेना और श्वसन, ये अलग कैसे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि रोजमर्रा की भाषा में हम इन्हें एक ही मान लेते हैं, पर विज्ञान में ये अलग है। कैसे? सांस लेना यानी ब्रीदिंग एक फिजिकल क्रिया है। बस हवा को फेफड़ों में भरना, जिसे अंतःश्वास या इंस्पिरेशन कहते हैं, और बाहर निकालना, जिसे उच्छ्वास या एक्सपिरेशन कहते हैं। और इसे हम कंट्रोल भी कर सकते हैं ना, सांस रोकना जैसे? हाँ, कुछ हद तक ये ऐच्छिक है और अनैच्छिक भी। सोते समय भी तो सांस चलती रहती है, लेकिन इसमें सीधे तौर पर ऊर्जा नहीं बनती। ये बस गैसों का ट्रांसपोर्ट है। ठीक है। तो फिर श्वसन यानी रेस्पिरेशन क्या है? श्वसन वो एक बायोकेमिकल प्रक्रिया है। ये कोशिकाओं के अंदर होती है। कोशिकाओं के अंदर? हाँ, इसमें वो ऑक्सीजन जो सांस लेने से अंदर आई थी उसका इस्तेमाल होता है। भोजन के अणुओं को ऑक्सीजन की मदद से तोड़कर एटीपी यानी ऊर्जा बनाई जाती है। अच्छा, और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है इसमें? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड एक बाई प्रोडक्ट की तरह बनती है जिसे हम सांस छोड़ते समय बाहर निकाल देते हैं, और ये प्रक्रिया पूरी तरह अनैच्छिक है। मतलब अपने आप चलती है? बिल्कुल। इसे हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। दिमाग का एक हिस्सा है मेडुला ऑब्लोंगाटा, वो इसे नियंत्रित करता है। समझ गया। तो सांस लेना मतलब गैस अंदर बाहर, और श्वसन मतलब उस ऑक्सीजन से ऊर्जा बनाना। कमाल है। बिल्कुल। अब ये गैसें, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये खून में और शरीर के हिस्सों में आती जाती कैसे हैं? ये गैसों के दबाव के अंतर के कारण होता है। इसे आंशिक दबाव या पार्शियल प्रेशर कहते हैं। पार्शियल प्रेशर? हाँ, मतलब किसी गैस मिक्सचर में, जैसे हवा में, किसी एक गैस का अपना दबाव कितना है। जहां गैस का दबाव ज्यादा होता है वो वहां से कम दबाव वाली जगह की तरफ जाती है। अच्छा, जैसे पानी ऊंचाई से नीचे बहता है? कुछ वैसा ही समझ लीजिए। फेफड़ों में जो हवा की छोटी थैलियां होती हैं, एल्वियोलाई, वहां ताजी हवा में ऑक्सीजन का दबाव ज्यादा होता है, करीब 104 mmMg। और खून में? फेफड़ों में आने वाले खून में ऑक्सीजन कम होती है तो उसका दबाव कम होता है, इसलिए ऑक्सीजन हवा से खून में चली जाती है। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है?
फेफड़ों में खून में कार्बन डाइऑक्साइड का दबाव ज्यादा होता है, करीब 45 mmMg, और हवा में कम, करीब 40 mmMg, तो वो खून से निकलकर हवा में चली जाती है और बाहर निकल जाती है। और शरीर के बाकी हिस्सों में, ऊतकों में? वहाँ उल्टा होता है। खून जो ऑक्सीजन लेकर पहुंचता है, धमनियों में दबाव करीब 95 mmMg, वहाँ कोशिकाओं के पास ऑक्सीजन का दबाव कम होता है, करीब 40 mmMg, क्योंकि वो उसे इस्तेमाल कर रही होती हैं। तो ऑक्सीजन खून से कोशिकाओं में चली जाती है। हाँ, और कोशिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं, तो वहाँ उसका दबाव ज्यादा होता है, करीब 45 mmHg, और खून में कम, तो वो कोशिकाओं से निकलकर खून में आ जाती हैं। और फिर खून उसे वापस फेफड़ों तक ले आते हैं। बिल्कुल, ये पूरा चक्र दबाव के इसी खेल पर चलता है। वाकई कितना सटीक सिस्टम है, पर यह हमेशा ठीक काम नहीं करता। कुछ आम बीमारियां भी हैं जो इसे प्रभावित करती हैं। हाँ, दुर्भाग्य से है। स्रोत कुछ आम समस्याओं का जिक्र करते हैं, जैसे अस्थमा, जिसे दमा भी कहते हैं। हाँ, अस्थमा। इसमें क्या होता है? इसमें जो सांस की नलिकाएं हैं, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, उनमें सूजन आ जाती है और वो सिकुड़ जाती हैं। इसे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। और एम्फिसीमा? एम्फिसीमा में फेफड़ों की वो छोटी हवा की थैलियां, एल्वियोलाई, उनकी दीवारें डैमेज हो जाती हैं। इससे गैसों के आदान प्रदान के लिए सतह कम हो जाती है। ये अक्सर धूम्रपान करने वालों में देखा जाता है। धूम्रपान का असर मतलब सीधा फेफड़ों पर? बहुत बुरा असर। एक और चीज है, व्यावसायिक श्वसन रोग। वो क्या है? ये उन लोगों में होता है जो ऐसी जगहों पर काम करते हैं जहां धूल, मिट्टी या केमिकल्स के कण बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कोयला खदानें, पत्थर तोड़ने का काम। ये कण फेफड़ों में जाकर नुकसान करते हैं। अच्छा, और ब्रोंकाइटिस? ब्रोंकाइटिस में श्वास नलियों में सूजन आ जाती है और बलगम बहुत बनने लगता है, जिससे खांसी और सांस लेने में परेशानी होती है। एक और नाम है प्लूरेसी? हाँ, प्लूरेसी। फेफड़ों के बाहर एक झिल्ली होती है, प्लूरा। उसमें अगर किसी इन्फेक्शन जैसे वायरस या बैक्टीरिया की वजह से सूजन आ जाए और पानी भर जाए तो उसे प्लूरेसी कहते हैं। इसमें छाती में दर्द होता है, खासकर सांस लेते समय। ये तो कई तरह की समस्याएं हैं जो हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित कर सकती हैं। हाँ, ये तंत्र जितना जरूरी है उतना ही नाजुक भी। तो आज हमने क्रेब्स साइकिल से ऊर्जा बनने, शरीर के ईंधन इस्तेमाल करने के तरीके, सांस लेने और श्वसन के फर्क, गैसों के आदान प्रदान और कुछ आम श्वसन रोगों को समझा। बिल्कुल, एक पूरी यात्रा हवा के शरीर में घुसने से लेकर ऊर्जा बनने और समस्याओं तक। और अंत में ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये प्रक्रिया जो अपने आप चलती रहती है, जिस पर हम ध्यान भी नहीं देते, हाँ, वो कितनी आसानी से बाहरी चीजों से प्रभावित हो सकती है। सीखा। हवा की गुणवत्ता, हमारी जीवन शैली, हमारी आदतें, इन सब का इस अंदरूनी सिस्टम पर कितना गहरा असर पड़ सकता है, शायद हम रोजमर्रा में सोचते भी नहीं। ये हमें अपनी सेहत के प्रति और ज्यादा सजग होने की याद दिलाता है।